गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 12 फ्रिक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 में आज हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन के जो कारण है उस पर डिस्कस कर लें ज़रा। फ्रिक्शन इज कास्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्यों होता है? जब दो सरफेस जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती है उसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम। और अगर हमें लगता है कि दो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। उनके बीच में भी बहुत सारे माइन्यूट जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं और इस कारण वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। और ये जो दोनों जो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती है इसके कारण वो जो आपस में लॉक हो जाते हैं। इसलिए जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पे मूव करते हैं तो उस कंडीशन में हमें फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उनमें वो इरेगुलरिटीज़ आपस में लॉक हो जाती हैं। चलिए अब कुछ और आगे हम डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स। बेटा आपने नोट किया होगा या कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मैट में अगर कोई ना बैठा हो तो उस केस में उस मैट को खिसकाना हमारे लिए इजी होता है, इवन जब उसमें कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उस कंडीशन में जब बैठा होता है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसी तरह से कोई हैवी बॉक्स जो है उसे मूव करने के लिए हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा या इसे आप करके देख सकते हो कि एक हैवी बॉक्स जो है उसको मूव करने के लिए फ़ोर्स कितना लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब वो बॉक्स जो है मूविंग कंडीशन में आ गया है। कहने का मतलब ये है कि जब बॉक्स मूव कर रहा है उसमें हमें फ़ोर्स कम लगाना पड़ता है और जब बॉक्स जो है रेस्ट की पोजीशन में है उस कंडीशन में फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये जो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसका मतलब जो है उस कंडीशन में जो फोर्स अपोजिंग फोर्स जो काम कर रहा है दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉक्स मूव कर रहा है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो दैट कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे मूव कर रहा है, उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी हम लोग दो जो फ्रिक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में और जब उसको मूव कराना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दे रहा है किसी सरफेस पे उस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन जो है कम हुआ और कौन सा ज़्यादा हुआ? इन एग्जाम्पल से क्लियर है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। चलिए अब जो है थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम डिस्कस करते हैं एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। तो डिफाइन करें व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। कि जब एक बॉडी जो दूसरे पे रोल करती है और उस कंडीशन में जो अपोजिंग जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है रिड्यूसेस, जो रोलिंग है इस रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और इसे भी हम कंपेयर करके देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक से। आपने देखा होगा जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो बच्चा है वो एक अटैची को वो खींच के ले जा रहा है और उस अटैची में जो है वो व्हील्स लगे हुए हैं। तो ये जो व्हील्स हैं उसके कारण ये जो बेबी है जो है उस अटैची को इजीली मूव कर पा रहा है। अदरवाइज़ बड़ों के लिए भी अटैची जो है जिसमें सामान भरा हुआ है उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो व्हील्स हैं उसके कारण ऑब्जेक्ट जो है इजीली रोल कर पा रहा है। और इस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन इस कंडीशन में फोर्स भी जो है कम लगाना पड़ रहा है। इट मीन्स कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है इट इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि इस कंडीशन में जो जब रोल्स लग जाते हैं ऑब्जेक्ट के नीचे तो एरिया जो है वो कम हो जाता है और उस कारण जो अपोजिंग फोर्स है वो भी रिड्यूस होता है। तो इस तरह से जो व्हील्स है
उसने इंसान की लाइफ को इजी किया। चलिए एक आपको एक्टिविटी और यहाँ पे दिखाई हुई है, एक्टिविटी 12.4। इसमें आपको दिखाया हुआ है कि किसी बुक को जैसे पुश करना हो तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू गिवन दिस एग्जाम्पल, जिसमें बुक के नीचे 3 पेंसिल्स रख दी हैं। और जब अब इस बुक को जब पुश करना है तो वो जो इजीली हमें फोर्स जो है मूव कर सकते हैं और फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि जो नीचे जो पेंसिल्स रखी हैं उनके वो जो है एक रोलर का काम कर रही हैं। तो यहाँ से अब ये जो अब अगर हम 3 जो हमने फ्रिक्शन अभी तक डिस्कस किए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है इन तीनों में सबसे कम है इनमें अगर हम कंपेयर करें तो। और इसी वजह से जो मशीन्स में स्लाइडिंग की जगह जो है बहुत सारी मशीन्स में जो रिप्लेस कर दिया है रोलिंग फ्रिक्शन ने, स्लाइडिंग बहुत सारे रोलिंग ने यूज़ करके किसका यूज़ किया, बॉल बेरिंग्स को यूज़ करके स्लाइडिंग को रिप्लेस कर दिया है। और वो जो मशीन्स की वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी भी जो है वो जो है बढ़ गई है। तो उसके लिए जो बॉल बेरिंग के जो एग्ज़ाम्पल है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं उसके जो हब और एक्सेल के बीच में, और इसी तरह से बाईसाइकिल्स में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में आप देख ही रहे हो कि ये जो दो जो पार्ट्स के बीच में जो क्या कहते हैं जो ये बॉल्स यूज़ किए हैं, तो जिसके कारण ये दोनों सरफेस आपस में टच भी नहीं होते और वो इजीली मूव करते हैं। और वो पार्ट्स क्योंकि टच नहीं होते इसलिए वो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब जो लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स वो फ्रिक्शन जो कि एयर में और पानी में होता है। एयर और पानी को एयर और वाटर को हम लोग कंबाइंडली फ्लूइड कह देते हैं। तो इनके बीच इनमें जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसी तरह से जो इसे हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड द ड्रैग। इसे ड्रैग भी कह देते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी कह देते हैं। तो आप देखते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो पानी में जब चलते हैं या कोई ऑब्जेक्ट जो है एयर में चल रहे हैं, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट्स को पानी में चलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि एयर जो है जो अगर एयर में चले तो एयर उसके अपोजिंग फोर्स लगाती है, अगर पानी में चलता है कोई ऑब्जेक्ट तो वाटर उसमें अपोजिंग फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स अपोजिंग फोर्स है दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड्स पे जब वो मूव कर रहा है तो उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। सबसे पहला तो फैक्टर है दैट इज़ द उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो उस फ्लूइड में मूव कर रहा है। दूसरा फैक्टर है उस ऑब्जेक्ट की शेप। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज़ द नेचर ऑफ द फ्लूइड। वो जो फ्लूइड है उसके नेचर कैसी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है जब उसमें मूव कर रहा है तो उसको उसमें चलने के लिए जो ये एफ़र्ट जो लगाना पड़ता है, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी एनर्जी का लॉस करता है, तभी वो उसमें मूव कर पाता है। तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में मूव कर रहे हैं उनकी और इस एफ़र्ट को कम करने के लिए ही साइंटिस्टों ने इन ऑब्जेक्ट्स की शेप पे स्पेशल ध्यान दिया। और आपने भी ये देखा होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये बर्ड्स की शेप को कॉपी किया है। इसी तरह से पानी में फ़िश है, फ़िश की जो बॉडी है उसमें एजेस हैं, उसको कॉपी किया है। इसी तरह से आप बोट को देखोगे, इनकी फ़िश और बर्ड की शेप को देख के ही जो बोट है उसकी शेप में एजेस दिए गए हैं ताकि वो इजीली उसमें चल सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्पेशल जो शेप है वो क्या कर रही है, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने का काम कर रही है। और उसके कारण ही ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हवा में या वाटर में इजीली मूव कर पा रहे हैं और उस जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो हमारे 4 टाइप्स थे फ्रिक्शन के वो हमने आज डिस्कस किए और इसके साथ में ही ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हुआ।